सहारनपुर एक ऐसा शहर जहां मिट्टी की खुशबू में पुरानी कहानियां और नए कलाम मिलते हैं। इन्हीं कहानियों के बीच एक पुरखुलूस आवाज है, बिलाल सहारनपुरी। कमर, रुखसार, लब, बालों का सारा हाल लिखूंगा। तुम्हारे हुस्न पर गजलें मैं अगले साल लिखूंगा। अभी लिखना पड़ेगा मुझको रोटी की जरूरत पर, अभी लिखना पड़ेगा मुझको मजदूरों की हालत पर। अभी तो हर तरफ फैली हुई नफरत ही नफरत है मेरी जाना, अभी मैं लिख नहीं सकता मोहब्बत पर। तुम्हारे हुस्न पर गजलें मैं अगले साल लिखूंगा। बिलाल एक ऐसे शायर हैं जो अपनी जमीनी भाषा, अंदाज और तंज के कारण जाने जाते हैं। देखिए, ये लिख रहे हैं कि इस सियासत में मियाँ आबाद होने के बाद, मर गए किरदार जिंदाबाद होने के बाद। हमसे अच्छा कौन सा शायर था, लेकिन जनाब फिक्रो फन जाता रहा उस्ताद होने के बाद। उनकी गजलों में गांव की खुशबू है, शहर का शोर है और अवाम की चिंता है। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। क्या बात। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में। क्या बात। जो थे नवाबजादे नजाकत में। इश्क़ हकीकी और इश्क़ मिजाजी को वो क्या खूब समझते हैं। हुजूर साबिर पाक तलियरी से निस्बत रखने वाले जनाब बिलाल सहारनपुरी जब हुजूर के मुतालिक कलाम पढ़ते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। इतना बड़ा मकाम है साबिर हुजूर का, वलियों में ऊंचा नाम है। साबिर हुजूर का। साबिर हुजूर का क्या बात है। वलियों में ऊंचा नाम है साबिर हुजूर का। दुनिया की बादशाही मिलेगी उसे जरूर, जो भी यहाँ गुलाम है साबिर हुजूर। क्या बात है, क्या बात। जो भी यहाँ गुलाम है साबिर हुजूर का। बस्ती है इनके दिल में मोहब्बत हुसैन की, यानी अली इमाम है साबिर हुजूर का। क्या बात है। यानी अली इमाम है साबिर हुजूर का। मायूस इनके दर से तो जाता नहीं कोई। बेशक, ये भी तो एक काम है साबिर हुजूर का। तंज के साथ साथ मज़ाहिया शायरी में भी उन्होंने काफी जोर आजमाइश की, पर वो रंग गुजरते वक्त और सफेद होने की कगार पे खड़े बालों के साथ साथ अब ये फीका महसूस करने लगे हैं। मुझको लगता है मेरा अब न वलीमा होगा, मैं अगर तुझसे मिलूंगा मेरा कीमा होगा। अब ख्यालों से ही रातों का गुजारा होगा। तेरी अम्मी ने तो काजी को रिश्वत देकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। अजीब व गरीब थी ये लाइनें कि आशिकों के लिए है। आज का जो इश्क चल रहा है, आज के दौर में का इश्क जो है उसके लिए है कि बिलाल, अब उसे हसरत से देखता हूं मैं कि उड़ रही है हवा में मेरे परोसे वो, कि उड़ रही है हवा में मेरे परोसे वो। दिया था उसको मोबाइल जो बात करने को, उसी से इश्क लड़ाती है दूसरों से। कुछ शेर सुने, फिर पूरी गुफ्तगू की ओर भी चलते हैं। ये लिख रहे हैं कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ, है वही निस्बत हमारी सरजमीए हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। कल तलक मुझसे जो इमदाद लिया करते थे, मदद, कल तलक मुझसे जो इमदाद लिया करते थे, आज वो लोग मेरे दाम लगाने निकले। आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, सच तो यह है कि ये नायाब हुआ करते हैं। छोटे लोगों से
उलझते नहीं वो लोग कभी जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते। हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो साहिब आलम, कभी फुटपाथ भी देखा करो साहिब आलम, कभी फुटपाथ भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। बिलाल जी, एक ना बड़ा खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि लग गई आग आशियाने में, एक माचिस के आजमाने में, घर तो जल जल के बुझ गया साहिब आपने देर कर दी आने में, और पैसे पैसे में आग बिकती है, कुछ भी महंगा नहीं जमाने में, पर जब ये आग जहन में लगती है तो बरसों लग जाते हैं बुझाने में। तो जो शायर के अल्फाज हैं तो वो एक तीली लगा के छोड़ देता है। कहने को तो ऐसे है कि उसने खाली लिखा और लिख के बोल दिया है ना, पर आजकल जो सरकारें हैं वो कहती हैं ये शायर को सरकारी शायर होना चाहिए। तो वो कही हुई बात मेरा कहने से ये मुताले है कि कहाँ तक जाती है? देखिए, ऐसा है कि जो हुकूमत होती है हाँ, और हाँ। हर जमाने में रहा है, जब इससे पहले जब डेमोक्रेसी नहीं थी, हाँ हाँ जमहूरियत नहीं थी, बादशाहों का ज़माना था, तब भी जो लोग बादशाहों के खिलाफ लिखते थे या जो बादशाहों के खिलाफ लिखते थे, दिखते थे या होते थे, हाँ हाँ तो वो उन्हें सजाएं मिलती थी उनके एतबार से, और जो हक बोलने वाले को हमेशा सजा मिली है। अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह ने बोला, भगत सिंह जी ने, बिल्कुल। तो अंग्रेजों की नजर में वो आतंकवादी थे, लेकिन हमारे लिए शहीद आजम है। एग्जैक्टली। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला औरंगजेब के खिलाफ, तो उसने क्या हुआ, वो इतना तारीख में इतनी बुरी वो है कि उन मासूम बच्चों को भी दीवार में चिनवा दिया, और वो एक मुगलिया हुकूमत पे कितना बदनुमा दाग लगा जी। तो जो भी हुकूमत के खिलाफ होता है, जिससे हुकूमत को खतरा महसूस होता है, हाँ, जिससे हुकूमत को खतरा महसूस होता है। लेकिन इसी बीच में एक बात हो रहा है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। हाँ। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री रहे, वजीर दिफा, मुलायम सिंह यादव साहब जी। तो एक वो जो उनका गांव है वो सैफई है, तो सैफई में एक मुशायरा हो रहा था। अच्छा। गोपाल दास नीरज जी उसकी निजामत कर रहे थे, संचालन कर रहे थे। तो एक हमारे यहाँ बड़े विद्रोही अंदाज में यह हुकूमत के खिलाफ लिखने वाले एक शायर थे, अदम गोंडवी, आपने सुना होगा, बड़े मशहूर शायर थे। तो उन्होंने शेर पढ़े, तो एक शेर उन्होंने नहीं पढ़ा, तो नीरज साहब ने कहा निजामत करते हुए कि भाई वो समाजवादी वाला शेर भी पढ़ दीजिए। हाँ। अब आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, वो सामने बैठे हैं, समाजवादी उनकी पार्टी है, और समाजवादी विचारधारा कह लीजिए, समाजवादियों का जो आचरण है, जो उनका किरदार है आज के ज़माने में रहा हो उस वक्त, तो वो उस पर शेर था, तो वो एकदम घबरा गया। तो नेताजी का लक़ब था मुलायम सिंह यादव जी को, तो वो सामने बैठे थे, तो नेताजी ने कहा पढ़ो 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 पढ़ो, वो शेर जरूर पढ़ो, शेर जरूर पढ़ो। नेताजी खड़े हो गए, तो उन्होंने शेर पढ़ा। वो शेर था कि पहला शेर तो उसका यूं है कि काजू भरी प्लेट में विस्की गिलास में, हाँ। उतरा है राम राज विधायक निवास में। तो उसमें शेर था कि पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत। अच्छा। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या, और उन्होंने पढ़ दिया। हाँ, डकैत। फिर पढ़ा उन्होंने, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, कितना मजा है खादी के उजले लिबास में। तो ये शेर पढ़ दिया, और समाजवादी के जो मुख्यमंत्री थे जी, वो सामने बैठे, उनके खिलाफ शेर पढ़ दिया, और नेताजी खुश हो गए। नेताजी ने उन्हें शोल उड़ा इनाम दिया। तो यार, मतलब ऐसे लोग भी हिंदुस्तान की तारीख में रहे हैं। नागार्जुन साहब ने जी, इंदिरा गांधी के सामने शेर पढ़ दी। जी, इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी जी। वो दिल्ली आए, एक प्रोग्राम हुआ, इंदिरा गांधी जी सामने बैठी, और उन्होंने कहा कि इंदिरा के बापू ने हिंदुस्तान बेच दिया, इस तरह की वो पोएट्री है। तो वो सामने पढ़ा, और इंदिरा गांधी मुस्कुराती रही बैठी। तो ऐसे लोग थे, उनके अंदर सहनशीलता थी। हमारे यहाँ एक शायर हुए हैं उर्दू में, उनका नाम था जोश मलिहाबादी। जी, जी। अच्छा, उनका कभी वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, फिर हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, इधर आके उनका आना जाना लगा रहा।
तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू साहब के खिलाफ, बिल्कुल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने उनके खिलाफ शेर पढ़े। वो मतलब पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनसे मिलने गए और आप देखे मौलाना ने थोड़ी देर उन्हें बाहर बिठा दिया। वो किसी मीटिंग में होंगे, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, भाई कैबिनेट मिनिस्टर है तो टाइम तो वो है, तो वो अचानक पहुंच गए जोश मलियाबादी। तो अब वो जब 10-20 मिनट हो गए और नहीं अंदर से आवाज़ आई, बुलाया नहीं गया, तो उन्होंने उनके जो पीए थे उन्हें एक पर्ची दी और पर्ची दे करके तो उस पर्ची जब उन्होंने खोली तो पर्ची पे एक शेर लिखा हुआ था कि नामुनासिब है खून खोला ना, हाँ। फिर किसी और वक्त मौलाना। तो दोबारा पढ़िए। हाँ, ये इस तरह की होती है। हमारे यहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी थे, मुजाहिद आज़ादी, ज़हूर अहमद ज़हूर जी, तो वो शायरी भी करते थे। जी, तो मुझे ये किस्सा भी याद आया अपना। सुनाई। तो क्या करते हैं साहब, जब मेरा नया मैं मतलब शायरी शुरू की थी तो उन्होंने एक अपनी एक अंजुमन बनाई, उसका नाम रखा उन्होंने बज़्म ज़हूर। अच्छा, जो संस्था बनाई उन्होंने जी। और वो उसमें हर महीने 2 महीने में एक नशिश करते थे, काव्य गोष्ठी करते थे। ठीक है। अब वो तो मैं सहारनपुर रहता था, तो उनकी एक दुकान थी, उस पर एक आदमी काम करता था, उसे वो उसके कार्ड देते, दावतनामे देते थे। तो वो हर महीने 2 महीने मेरे पास आता था और मुझे वो दावतनामा देता था। अब आप उसमें जब मैं खोलता था दावतनामे को, बाहर तो मेरा नाम होता था, अंदर जो मधु शायर होते थे उसमें मेरा नाम नहीं होता था। अब जब उसमें नाम नहीं होता था तो मैं देखता था अंदर खोल करके, मैं कभी जाता नहीं था। 1 बार 2 बार, कम से कम जब 5-10 बार ऐसा हो गया तो मैंने उनका मुलाजिम था, मैंने उनसे वो लिफाफा लिया और उसके लिफाफे में मैंने एक शेर लिख करके दे दिया। मैंने कहा ज़हूर साहब को दे देना कि भाई बिलाल साहब ने वापस कर दिया लिफाफा जो दावत। और वो शेर बड़ा मतलब, हालांकि वो मज़ाहिया शेर था वो जी, तो मैंने वो एकदम मेरे जहन में आया कि, और वो मैंने शेर उस पर लिखा। एकदम से आया, एकदम से लिख दिया। एकदम से मैंने लिख दिया। बड़ा अजीबोगरीब शेर क्या था? और वो जैसे शेर उन्होंने पढ़ा ज़हूर साहब ने, वो अगले 1 घंटे में मेरे पास आ गई और मुझे कहा भाई मैं आपसे माफी चाहता हूँ जी, और आप इस मुशायरे में पढ़ रहे हैं। हाँ। और फिर जब तक वो जिंदा रहे मुझे हर बार बुलाते रहे, बड़ी मोहब्बत करते थे मेरे। तो वो शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि होती नहीं है हम पे इनायत हुजूर की। अच्छा, हालांकि इसमें गाली है, मैं आपसे माफी के साथ भी आपके उनसे, कि होती नहीं है हम पे इनायत हुजूर की। अच्छा, ये भी याद रखिए कि बज़्म ज़हूर जो उनकी उसका नाम है, उसका बज़्म ज़हूर नाम है उनकी। जी जी जी, कि होती नहीं है हम पे इनायत हुजूर की, बत्ती बना के डाल लो बज़्म ज़हूर की। अब मैंने ये बिल्कुल इतना मतलब हो रहा और वो पढ़ते ही बिल्कुल तिलमिला गए, गाली थी वो एक तरीके से। और वो आए तो कई बार ऐसा सटायर होता है, एकदम अंदर से निकलता है, मतलब उसमें देर नहीं होती, एकदम अंदर से मिसरा खुद ब खुद बाहर आता है खुद। तो बात वहां से शुरू हुई थी। पहले लोग ऐसे थे, हमारे जो पहले नेता थे वो सहनशील थे। आज की हालात तो ये है कि आप हुकूमत के खिलाफ लिख दो। अभी ये रामपुर में एक मुशायरा था, कई साल पहले की बात है ये, राह साहब जिंदा थे, राह साहब का आखिरी मुशायरा था। अच्छा, तो मैंने एक शेर पढ़ दिया। अगले दिन मुझे वहां के जो डीएम थे उन्होंने बुला लिया शेर की वजह से। हाँ, शेर की वजह से कि आपने ये शेर जो है वो जो यहाँ के नवाबीन हैं, क्योंकि वो बीजेपी में थे नवाब, और वो आजम खान साहब यहाँ के एक मिनिस्टर हैं, आजकल जेल में है वो आजम खान साहब। तो उन्होंने जो अपनी सियासत की शुरुआत की थी वो की थी मजदूरों से, रिक्शे चलाने वालों की एक यूनियन बना करके। तो मैंने वहाँ एक शेर पढ़ दिया। अब बाद में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी। तो जो जौहरी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई तो वो पूरी इसकी बैकग्राउंड थी शेर की। लेकिन ये मैंने कम से कम 5-7 साल पहले शेर कहा था। अचानक मैंने ये शेर पढ़ा तो अगले दिन मुझे डीएम साहब ने बुला लिया। तो शेर था कि रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, हाँ, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। जी जी जी, और बड़ा मकबूल शेर है, बड़ा मतलब वायरल हुआ है शेर मेरा। तो आजकल आप हुकूमत के खिलाफ बोल दीजिए थोड़ा सा, कब बिल्डोजर आपके घर पे आ जाए। आप तो चूंकि पंजाब में रहती हैं जी, आपको उतना एहसास नहीं है अभी जी। यूपी वालों का, पर मैं जर्नलिस्ट हूँ, एहसास है। हाँ, आप उत्तर प्रदेश में खड़े होकर के इस सूबे में आप हुकूमत के खिलाफ बोल दें जी, और बिल्डोजर आपके घर पे ना आए,
पर मुकदमा मुखालफत आपके तो खिलाफ फिर ना भी हो। समय समय पर होती रही है नहीं ना। देखिए, हम लोग जान हथेली पर रखे, अब हमारे पास क्या है, जी। एक शायर को आप जेल भेज देंगे, क्या निकलेगा उसके घर? जी भाई हमारे घर में गजलें ही मिलेंगी आपको, ऑफ कोर्स। कुछ नात मिलेंगी, कुछ हमद मिलेंगी, कुछ कसीदे मतलब अब हम क्या करें बताइए। जी तो आप जब भी, अच्छा हमारी बात यह है, मुझे एक साहब मिले अभी, एक मिनिस्टर साहब मिले बीजेपी के, तो मुझसे कहने लगे आप यार हुकूमत के खिलाफ क्यों लिखते हो, आप बीजेपी के खिलाफ लिखते हो। तो मैंने उनसे कहा नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ना हम कल खिलाफ थे ना आज खिलाफ है। दरअसल चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। नहीं, आप कुर्सी से उतर जाइए, जो बैठेगा हम तो उससे सवाल करेंगे। जी हमारा सवाल उस कुर्सी से है, जो सत्ता में होगा हमारा सवाल उससे होगा, जी उस पर कोई भी हो XYZ। जी भाई उसमें अगर राहुल गांधी बैठेंगे तो राहुल गांधी से हमारा सवाल होगा, मोदी जी बैठे तो मोदी जी से। हम किसी खास विचारधारा से ना किसी खास बंदे को आप टारगेट नहीं टारगेट नहीं करते, है हमारा ना? तो सीधा सीधा मामला है सही है। हुकूमत अच्छा से। एक बात बताइए बिलाल कि जैसे शायर हैं वो शायरी करते हैं, सटायर करते हैं, रोमांस पर कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, पर जब खास करके सटायर की और तंज की बात आती है तो कहीं ना कहीं इतना जिगरा, इतना बड़ा दिल शायर कहाँ से लेके आता है? क्योंकि वो ऐसा ना लिख सके जहाँ वो सरकारी शायर अपने आप को करार दे दे, मेरी बात बुरी होने दे, तो उसके हवाले से उसको बड़ी सारी ऑफरिंग्स भी होती हैं कि गिफ्ट्स दिए जाते हैं, है ना, उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश, पर शायर एकदम से इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई मेरी जो पर्सनैलिटी है वो वैसी ही रहेगी, बेशक उसको कितनी मर्जी उसकी ज़रूरियात भी हों। तो ये शायर कैसे होते हैं? नहीं देखो, जो ओरिजिनल फनकार होगा जी वो कभी हुकूमत के साथ नहीं चलेगा, हाँ हाँ और वो कसीदा नहीं लिखेगा, हुकूमत के कसीदे नहीं लिखेगा। मेरा एक शेर है, मैं आपको शेर सुना देता हूँ प्लीज। कि जिनमें भरा वो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जिनमें भरा वो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। हाँ क्या बात है। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हाँ हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। क्या बात है। तो हमने देखो, जो अच्छा शायर होगा वो कभी किसी हुकूमत का कसीदा नहीं पढ़ेगा। हाँ, बल्कि इसमें एक शेर और भी है, वो भी सुना दूं। वो पार्लियामेंट में मेरा शेर पढ़ा गया कि हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, अच्छा लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। हाँ दोबारा पढ़िए। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, क्या बात, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। क्या इस बात। साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, हाँ इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। ओहो। तो हम तो हर मतलब जो एक गरीब आदमी, जो आदमी समाज से अलग हट गया, हम उसकी बात करें, यही तो शायरी है जी। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि महबूब की जुल्फे संवारें जी। अच्छा, हम इतने खूबसूरत भी नहीं है कि कोई महबूब में ऐसा मिल जाए कि अब कभी मिला ही नहीं कि तो मोहब्बत के मायने आपके लिए क्या है? मेरी मोहब्बत के मायने ये है कि जहाँ मोहब्बत इस दर्जे की हो कि जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। मेरे मोहब्बत का मायने ये नहीं है कि आपके खूबसूरत सी एक महबूबा हो, वो बहुत अच्छी खूबसूरत हो, उसकी जुल्फ़े ऐसी हों, उसकी आंखें ऐसी हों, उसके होंठ ऐसे हों, बल्कि माँ से मोहब्बत भी मोहब्बत है। मेरी एक बहुत खूबसूरत बेटी है मेरी छोटी, और वो मुझे बड़ी मतलब दुनिया में मुझे बहुत अजीज़ है मेरी बेटी, वो मुझे बहुत, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो वो भी मोहब्बत है। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मोहब्बत है। तो मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मोहब्बत है। अपने बेटे से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मोहब्बत है। तो आप मोहब्बत किसी से भी कर सकते हैं जी। इश्क जो है, एक होता है इश्क मजाजी, एक होता है इश्क हकीकी। जी। तो इश्क, जिस आदमी ने इश्क मजाजी नहीं किया तो इश्क हकीकी क्या कर लेगा? वाकई जिसने मजाजी से ही बंदों से प्यार नहीं किया, वो रब से प्यार कभी भी नहीं कर सकता है ना? अगर आपके दिल के अंदर नफरत है, आप मोहब्बत किसी से भी करें, लेकिन आप नफरत नहीं कर सकते। सही बात है। फिर वो एक फनकार का दिल नहीं हो सकता। हाँ, वहां तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो ही नहीं सकता। सही है। अच्छा, जैसे आप पढ़ते हैं, मुशायरे पढ़ते हैं, है ना, तो कहते हैं कि शायर वही है जिसने गला पाया है, जहाँ शेर गलेबाज से पढ़वाया है। शेर लिखने लिखाने का दौर तो कब का बीत गया फैज, आज जमाना शेर अलापने का आया है। हमारे पंजाब में भी उधर शिव, पातर और पाश, ये तीन इतने बड़े फनकार थे, और कहा जाता था कि जिनकी डिलीवरी अच्छी है, जहाँ जो बहुत अच्छा गा सकते हैं, मतलब जिनकी प्रेजेंटेशन बढ़िया है, ओनली दैट कैन बी अ शायर। तो ये कहाँ तक सही है? देखो मैं आपको बता दूं, ये बात सही है, आवाज का एक असर होता है। हाँ, लेकिन आप हमारे यहाँ मुशायरों में एक शायर थे राहत इंदौरी साहब, जिनका मैं जिक्र किया था, मुनव्वर राना साहब, वो तहत में पढ़ते थे, और ऐसा था कि तरन्नुम वालों की ऐसी तैसी हो जाती थी। सही है। मैं खुद तहत में पढ़ता हूँ, और मुझे कभी किसी तरन्नुम वाले से कब दाद नहीं मिलती जी।
हाँ, हालांकि मैंने एक शेर कहा और वो शेर भी मेरा बड़ा अजीबोगरीब है कि पाँव तक, अच्छा वो बात क्या है कि पाँव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। और मांग, उसका ये शेर है कि मांग कर गए कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। अच्छा। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल, मांग कर गजलें यहाँ पर लोग शायर हो गए। क्या बात है भाई, आप तंज करने से बाज नहीं आए। हाँ, मेरी पूरी शायरी में। खैर आपने मेरी बात को अलग तरीके से ले लिया। मैं कह रही हूँ कि खाली तरन्नुम की बात नहीं है, जैसे आपका अंदाज़े बयां है वो मतलब अल्टीमेट है। मैं कह रही हूँ कि जो जिस बंदे की आवाज़ नहीं है, आवाज़ में गरज नहीं है, जिसको पॉजेज और स्ट्रेसेस का पता नहीं है, ही कांट बी अ शायर, ये तो मानते हैं ना? वो देखो, वो शायर है। और शायर भी जैसे मुसलमानों में अलग अलग फिरके होते हैं ना, जी जी, देवबंदी, बरेली, वहाबी, बरेलवी, ये सब में होते हैं। सिखों में भी अलग अलग जत्थे के हिसाब से चीजें हैं, विचारधाराएं हैं। तो हिंदूज में भी अलग अलग हैं, सब में हैं। शायरों में भी अलग अलग फिरके हैं। मतलब कुछ शायर ऐसे हैं जो मुशायरों में बड़े हिट हैं, मतलब हम लोग मुशायरे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ शायर ऐसे हैं जो बहुत लिटरेरी उसमें जाएंगे, हम लोग उसमें उतने फिट नहीं हो पाते जी। सीधी सी बात है, ऊपर वाले ने सबका अलग अलग सिस्टम रखा है। आप जैसे मुशायरे करते हैं, आपकी बात बीच में मुझे याद आ गया कि मुशायरे करते हैं, कई बार कोई ऐसे किस्से होते होंगे, है ना, कई बार ऑडियंस में से कुछ बदतमीज लोग भी होते हैं, कुछ कमेंट कर देते हैं, तो जो बंदा पढ़ रहा होता है उसके ऊपर क्या बीती है? आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ या आपके साथ वालों के साथ कुछ हुआ? हाँ, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ बिजनौर का, प्लीज मुख्तसर करके बताता हूँ कि मेरा वो जब शुरुआत थी मेरी, और मेरा ये समझ लीजिए कि बिजनौर का भी पहला ही मुशायरा था और शायद दूर का भी मेरा पहला ही मुशायरा था। मुझे कोई इतना जानता वानता नहीं था। तो हमारे यहाँ एक हमारे सरपरस्त हैं ताहिर फराज साहब, मेरे बड़े हैं, उस्तादों में हमारे, उन्होंने मेरा नाम दिया और मैं वहाँ पहुँच गया उस मुशायरे में। तो एक नाजिम है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नाजिम का, बात फिर उन तक भी पहुँचेगी। अब वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। बात अभी भी पहुँच जाएगी। नहीं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं अब। तो वो निजामत कर रहे थे जी। और उस वक्त वो मुझे जानते नहीं थे। अच्छा। तो ये हुआ कि अच्छा, मैं उस वक्त मज़ाहिया शायरी करता था। शुरुआत में मैं मज़ाहिया शायरी करता था। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये मज़ाहिया शायर है, अच्छा पढ़ेगा, तो हम इसे बाद के लिए रोक लेते हैं। तो वो कुछ शायरों ने ज़्यादा कलाम पढ़ दिया और वो अजान होने वाली थी 4 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 बजे, और सिर्फ 20 मिनट रह गए और 3 बड़े शायर, राहत इंदौरी साहब, नवाज देवबंदी साहब और वसीम बरेलवी साहब, ये तीनों लोगों को पढ़ना था कलाम। अरे अब वो 20 मिनट में इन 3 लोगों को सुनना, और राहत साहब का तो जो जलवा था, ये समझ लीजिए कि भाई लोग 100 किलोमीटर तक उन्हें सुनने आते थे और वहां भी आए हुए लोग थे, बैठे थे। अब आप उसने इसी उसमें ऑडियंस से आवाज आई कि भाई राहत इंदौरी साहब, राहत इंदौरी साहब, राहत इंदौरी साहब, मतलब बुलाने के लिए। और आप अभी बाकी थे? हाँ, मैं भी वो चौथा मैं ही था। तो उन्होंने इसी उसमें कि नहीं पहले मैं एक शायर को पढ़वाता हूँ, फिर उन तक पहुंचूंगा, और आइए बिलाल सहारनपुरी साहब कलाम पढ़ेंगे। और मैं साहब माइक पर पहुंचा और मैंने जाकर के कहा कि भाई चलो, मैं बड़ा नर्वस पहले तो इससे पहले कि मैं कुछ शेर पढ़ता, ऑडियंस में से आवाज़ आई, पूरा मैदान भरा हुआ, वहाँ इस्लाम इंटर कॉलेज है, बहुत बड़ा उसका मैदान था, मतलब कम से कम 10,000 का मजमा होगा। अरे तो वहाँ से उसमें से आवाज़ आई, कहने लगे भाई बैठ जा तू। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, अगर आपको मेरा शेर अच्छा लगा तो मैं 1-2 शेर और आगे पढ़ लूँगा, और आपको मेरा शेर अगर पसंद नहीं आया तो मैं बैठ जाऊँगा। तो मैं बैठ जाऊँ। मैंने सिर्फ इतना कह के जैसे ही शेर पढ़ने के लिए मैं मतलब पहली लाइन बोलने वाला था, सामने से ऑडियंस में से एक साहब ने जूता निकाला और कहना आप बैठ रहे या नहीं, हमें राहत साहब को सुनना है। ओह गॉड। और मेरी हालत ऐसी होगी, मैं आकर के बैठ गया, और जब मैं बैठ गया और मैं बिल्कुल मतलब अंदर से रोने लगा। ऑफ कोर्स मेरी ऐसी हालत होगी। खैर मैं आया, फिर वो कन्वीनर मुझे मिले, क्योंकि मैं मुशायरा तो पढ़ नहीं पाया, तो मुझे वो याद है कि उन्होंने मुझे उस ज़माने में शायद 600 या 700 रुपये मुझे उन्होंने दिए, तो मैंने वो लिफाफा उन्हें वापस कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं आज इसका हकदार नहीं हूँ। वो मुझे कहने लगे फिर कि देखो बिलाल साहब ऐसा है, अगर आप कुछ पढ़ते और पढ़ने के बाद आपकी हुटिंग होती तो मैं मानता कि आप फेल हो गए, आपने तो परफॉर्म ही नहीं किया, वो हालात ऐसे बन गए। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हो जाती हैं
लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज फिर हो सकता है कि वही लोग हों जो आपको यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हो। अरे उसके बाद मैं बिजनौर में जो वहाँ मुशायरा होता है बिजनौर जी। में हर सालाना, मैं 2 साल पहले 3 साल पहले गया था उस मुशायरे में। वो मुशायरे में बहुत अच्छा मैं पढ़ गया, परफॉर्म किया मैंने। अभी नूरपुर वहीं उसके बराबर में कस्बे में गया मैं, बिजनौर का कस्बा है नूरपुर, वहाँ पूरा मुशायरा मेरे नाम रहा। तो अभी ये चीज़ें जब आप शुरुआत करते हैं, सब चीज़ें सबके साथ आती हैं, अजीब अजीब किस्से होते हैं, अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। आदमी को आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, उतनी तरीके से मानते नहीं। लेकिन उसके लिए मैं जो नए लिखने वाले जो नए लोग हैं उनसे भी कहता हूँ कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ढल गई, उनका इकबाल अशर साहब का शेर है कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। तो गजलों पे जो जवानी आती है, क्या खूबसूरत शेर है। देखिए, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ऐसे ही आपका फन जो है वो जवान होता है, शायर जवान होता है। तो उम्र घटती है, शायरी जवान होती है। कुछ मजाइये तो सुनाए अपने इनिशियल डेज के। हाँ, वो उस जमाने की शायरी थी मेरी। और वो एक शेर है तो उसमें मेरे याद आया कि हाय किस्मत ने दगा दी क्या करूं, अच्छा हो गई उसकी भी शादी क्या करूं, देखने जिसको गया था छत पे मैं, उसने ही सीढ़ी हटा दी क्या करूं। ओह गॉड, हाँ, बहुत बुरा हुआ। बड़ी मजे की मेरी शायरी थी। सुनाइए। उसने ही सीढ़ी हटा दी क्या करूं, मैं अभी निपटा था दस्तरखान से, अच्छा, उसने फिर हंडिया चढ़ा दी क्या करूं, फिर खाना पड़ा दोबारा। हाँ, उसने फिर हंडिया चढ़ा दी क्या करूं, मैंने माना चल गजल गालिब की थी, सुन रहे थे सब सुना दी क्या करूं, हड्डिया, अच्छा वो हड्डिया बन गई पिसकर मेरी सुरमा देखो, साथ जो कुछ भी हुआ क्या मेरे अच्छा है ख्याल, और तेरे अब्बा ने तो गुंडों का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, डंडे खाए हैं बहुत दिल को लगाकर तुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। अरे आपने शायर की शायरी क्या बना दिया। ये तज़मीन उनकी जी, पैरोडी जिसे बोलते हैं, ये मेरी बड़ी मकबूल उस जमाने की पैरोडी थी मेरी जी, कि डंडे खाए हैं बहुत दिल को लगाकर तुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, मुझको लगता है मेरा अब न वलीमा होगा, मैं अगर तुझसे मिलूंगा मेरा कीमा होगा, अब ख्यालों से ही रातों का गुजारा होगा, तेरी अम्मी ने तो काजी को रिश्वत देकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। तो ये शायरी थी उस जमाने की। लेकिन अब वो फिर हालात बदले, मेरे अंदर एक जो शायर बैठा था उसने कहा कि नहीं, तुम इसलिए पैदा नहीं हुए हो, तुम तो जो समाज की जो बुराइयां हैं, जो समाज में जो कुछ हो रहा है उसकी आवाज उठाने के लिए। एक और भी है ना बिलाल जी की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपके एक्सपीरियंसेस में इजाफा होता है, तो बड़ी सारी चीजें हैं जो साथ ही साथ शामिल होती जाती हैं, आप मैच्योरिटी जो है वो दस्तक देने लगती है, तो आपके ख्याल भी मैच्योर होने लगते हैं, मैच्योर होते हैं। और हालांकि मैं वो मतलब हिटलर को नहीं, मतलब हिटलर की विचारधारा अपनी विचारधारा, लेकिन उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो लिखा है हिटलर ने ये बात लिखी है, मैं पढ़ रहा था कि इंसान का जो शऊर है, जो उसका फनी शऊर है, जो उसका आर्ट का वो है, या सियासी शऊर कह लीजिए, या उसे मतलब जो हालांकि हमारी हुकूमत तो 18 साल के आदमी को बालिग मानती है, लेकिन हिटलर कहता है कि 40 साल में आदमी बालिग होता है जी। 40 साल के अंदर वो मैच्योर होता है। बिल्कुल। अगर आपको किसी की विचारधारा को पालन करना है तो आप देखिए कि उसकी उम्र 40 साल तक होगी या नहीं होगी। बिल्कुल। और इस्लाम के मुताबिक भी जो मोहम्मद साहब पे जो पहली वही आई, जो पहला कुरान की जो उतरा है, वो 40 साल की उम्र में उतरा। अब एक पहाड़ी है हीरा, गारे हीरा के नाम से, वहाँ बैठे थे, तो वो जो उस वक्त जो आया है पहली बार ऊपर ईश्वर की तरफ से जो चीज़ें आई हैं, और उसमें पहली जो लाइन थी वो थी इकरा, पढ़ो, तालीम पर आई वो, तो वो भी उस वक्त भी 40 साल ही उनकी उम्र थी। तो यहाँ से भी ये इस बात, तो ये 40 का करिश्मा है। हाँ, 40 का। अच्छा, जो बिलाल सहारनपुरी आप पेन नेम लिखते हैं आप ना जी, तो सहारनपुर की छोटी गलियों से आप सहारनपुर की आवाज़ बने हैं और आपने इसको देश विदेश में मकबूल किया है, तो सहारनपुरी से आपको कितना लगाव है और लोगों में आपको कितना शऊर मिला है? सहारनपुर के लोगों ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी है। हालांकि अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था कि सर फूल वो चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। लेकिन मैं उस विचारधारा उनकी थी अल्लामा इकबाल साहब की, लेकिन मैं वो खुशनसीब हूँ कि जिसे अपने वतन में वो इज्जत मिली कि हर आदमी को नसीब नहीं होती जी। हमारे यहाँ भी पिछले साल गुहाल का मुशायरा हुआ, लगभग 40-50 हज़ार लोग उस मुशायरे में होते हैं, मेले का मुशायरा होता है। जब मैं
पढ़ने के लिए आया, पूरा मजमा खड़ा हो गया मतलब। तो ये मोहब्बत, ये इज्जत, ये एहतराम, मैंने 4 लाइनें कही थी कि कभी मिलना अगर चाहोगे हमसे, अच्छा, कभी मिलना अगर मिलना चाहोगे अगर चाहोगे हमसे, पता इतना बताकर पूछ लेना, पता इतना बताकर पूछ लेना, कहाँ रहता है वो बेबाक शायर, आहा, सहारनपुर आकर पूछ लेना। क्या बात है। तो सहारनपुर, क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ, वहाँ की मिट्टी में मोहब्बत है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर धर्म, हर मजहब का वहाँ एक ज़माने में जो जहाँ हम बैठे हैं कलियर शरीफ, ये भी सहारनपुर में आता था जी। सहारनपुर का हिस्सा था हरिद्वार जिला। तो अध्यात्म के हिसाब से भी भाई, एक तरफ माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है, तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो है वो दारुल उलूम देवबंद है, फिर इधर इस कोने पर कलियर शरीफ है जी। तो उस एतबार से सहारनपुर, फिर एक हमारे यहाँ एक दरगाह है। और हमारे यहाँ 2 बुजुर्ग हुए हैं सहारनपुर में, जब सहारनपुर बसा। एक हाजी शाह कमाल, जी। बड़ी मशहूर दरगाह है, जी, आपको जी, भी जी, जाना जी। हो हाजी शाह कमाल। और उसके सामने जो है वो बाबा लाल दास की समाधि है सामने। जी। दोनों में दोस्ती बहुत थी उनमें, अच्छा। और दोनों संत थे अपने जमाने के। तो इतनी दोस्ती थी कि वो कुछ लोगों का तो कहना यह है कि वहाँ एक पाँवधोई नदी है, सहारनपुर के बीच में से निकलती है पाँवधोई नदी, और वो गंगा की धारा उसमें आती है। अच्छा। वो नीचे जमीन से निकलती है वो, और ठीक है। सहारनपुर में सबसे ज्यादा वही, मतलब सहारनपुर के बीच में निकलती है। तो वो साहब कि वो उन्होंने दुआ की, और वो उन्हें लोटा उन्हें लाना था, तो वो गंगा की धारा निकली आई, दोस्ती में उनकी शर्त लगी। तो दोनों में बिल्कुल बराबर आमने सामने दोनों की, वो कभी आप आइएगा। तो इस लिहाज से भी बिलाल जी, जो सहारनपुर है, कलियर शरीफ है, वो साबिर साहब का नवाजा है ना। तो साबिर साहब के साथ आपका भी बड़ा डीप कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हुआ, ये बताएं। देखिए, जब आप किसी बुजुर्गों के पास जाते हैं, आपके हाथ में नहीं होता, वो मुझे लगता है वो खुद चुनते हैं, वो अपने मुरीदीन को खुद चुनते हैं। क्या बात है। हमें ये कोई हक नहीं है कि मैं कह सकूं कि मुझे उनसे कुछ वो है, लेकिन ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं इस लायक हूँ कि उन्होंने, मतलब मेरी इतनी वो है कि मैं उनकी कुछ उनके के लिए कुछ कह सकूं, उनके हाजिरी दे सकूं। तो ये मैं अपना आपको खुशनसीब मानता हूँ। सुनाइए उनके मुताल्लिक कुछ सुनाइए। मैं शेर उनके लिए, मैं आपको शेर मैं सुना देता हूँ उनके, मुझे याद नहीं है तो मुझे देखने पड़ेंगे, माफ कीजिए। जी जी। कि इतना बड़ा मकाम है अच्छा, साबिर हुजूर का। क्या बात। इतना बड़ा मकाम है साबिर हुजूर का, वलियों में ऊंचा नाम है साबिर हुजूर का। साबिर हुजूर का, क्या बात है। वलियों में ऊंचा नाम है साबिर हुजूर का, दुनिया की बादशाही मिलेगी उसे जरूर, जो भी यहाँ गुलाम है साबिर हुजूर क्या का। बात है, क्या बात जो भी यहाँ गुलाम है साबिर हुजूर का, बसती है इनके दिल में मोहब्बत हुसैन की, यानी अली इमाम है साबिर हुजूर का। क्या बात है। यानी अली इमाम है साबिर हुजूर का, मायूस इनके दर से तो जाता नहीं कोई। बेशक, ये भी तो एक काम है साबिर हुजूर। हाँ, दोबारा मायूस इनके दर से तो जाता नहीं कोई, ये भी एक काम है ये भी तो एक काम है साबिर हुजूर का। इसमें है मुस्तफा की मोहब्बत मिली हुई, इसमें है मुस्तफा की मोहब्बत मिली हुई, बढ़ता यहाँ जो जाम है साबिर हुजूर का। और आखिरी शेर है कि रहमत खुदा की होती है यूं भी बिलाल पर, रहमत खुदा की होती है यूं भी बिलाल पर, ये भी तो एक गुलाम है साबिर हुजूर का। क्या बात है। ये भी तो एक गुलाम है साबिर हुजूर का जी। तो ये अकीदत के शेर हैं जी। और एक मतलब सुनाता हूँ मैं आपको, एक लाइन सुनाता हूँ, और लाइन बड़ी अजीब है वो, उसमें देखिए आप, वो तसव्वुफ की लाइन है। तंज से तज़फ्फुफ की तरफ कहाँ आप आ गए, सुनाइए, पहले सुनाइए। हाँ, मैं शेर सुनाता हूँ कि बस एक मतला है, 2 लाइनें कि होते हुए भी होश कहाँ होश में रहा, जी। होते हुए भी होश कहाँ होश में रहा, जब तक हुजूर आपकी आगोश में रहा। क्या बात है। होते हुए भी होश कहाँ होश में रहा, क्या बात है। बहुत होते हुए भी होश कहाँ होश में रहा, जब तक हुजूर आपकी आगोश में रहा।
एक बार और पढ़िए। होते हुए भी होश कहाँ होश में रहा, जब तक हुजूर आपकी आगोश में रहा। क्या बात है। जब तक हुजूर आपकी आगोश में वहीं रहा। आपको नवाजते हैं, वहीं नवाजते हैं। वो ही मेरे कलम के जो सिया लफ्ज हैं, उनको जो रोशनी अता होती है, वो वहीं से। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने करी है। अच्छा, आप किसी से इंस्पायर्ड हैं, फैज से, गालिब से या फोकलोर से? देखो, किस चीज से मैं आपको आपको बताता इंस्पिरेशन हूँ, मिलती मैं है? बताता हूँ। हमारे यहाँ दो बड़े शायर हुए उर्दू अदब में, और दोनों का ताल्लुक आगरे से है। बाद में दिल्ली चले गए गालिब साहब, लेकिन पैदा तो आगरे में हुए। जी। आगरे से ही उनका शुरुआत है। आगरे को उस जमाने में अकबराबाद कहा जाता था, और वहीं के एक शायर है नजीर अकबराबादी। यस। तो नो डाउट गालिब फलसफे के एतबार से, शायरी के एतबार से, फन के एतबार से बहुत बड़े शायर बहुत हैं। बड़े शायर थे। तमाम अकेडमी ने उनके ऊपर काम किया, तमाम लोगों ने अभी पीएचडी तक की, PhDs हो रही अब हैं। कर रहे हैं लोग, लाखों लोगों ने किया, और हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उनकी किताबें लिखी गई उन पर भी। लेकिन नजीर अकबराबादी, मैं उनका पैरोकार हूँ। नजीर अकबराबादी रोटी पर शायरी करता है। हाँ, वो कहता है कि लाइनों से आप... क्यों क्यों आदमी को चांद पे जाने की है लगन। अच्छा। आदमी को चांद पे नजर आती हैं रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां। वो कगड़ी पर शायरी करते हैं। मतलब कोई उनका कुछ सुनाइए जो आपको सबसे पसंद है। यही मैंने बता दी, क्यों आदमी को चांद पे जाने की है लगन। ये पूरा याद है आपको? नहीं, पूरा मुझे इस वक्त याद नहीं। जी। कि बड़ा मशहूर गीत है उसका, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां। तो मेरा मानना यह है कि नजीर अकबराबादी आसान जबान में शायरी करते थे जी। और उन्होंने एक रिक्शे वाले की बात, एक तांगे वाले की बात, और एक ककड़ी वाले की बात, खीरे वाले की बात, बच्चे के खिलौने की बात, कोई चीज ऐसी नहीं है जिस पर उन्होंने शायरी नहीं की। होली पर शायरी की, होली के रंगों पर शायरी की, कृष्ण जी पर शायरी की, दीपावली पर शायरी की, दीपों पर, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें उन्होंने नज़में ना लिखी हूँ। उस पर पूरा काम। लेकिन उनकी बदकिस्मती यह है कि उन पर उतना काम नहीं हो पाया, मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूँ ये, जितना काम गालिब साहब के ऊपर हुआ है। जी। तो मैं बहरहाल तमाम बड़े शायर हैं उर्दू अदब के, किसी को हम वो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं जो शायरी कर रहा हूँ, एक शायरी तो ऐसी है कि मैं अपने महबूब को देखकर कर रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे तक रहेगी, मेरे महबूब तक रहेगी। लेकिन जब आप आवाम से मुखातिब हैं, तो फिर तो आप आवाम के मसाइल बयान कर रहे हैं, तो वो ज़बान भी आवाम की होनी चाहिए जी। वो ख़वास की नहीं होनी चाहिए। और मेरा अपना जो मतलब मैं हूँ, मेरे पर जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा असर मेरी ज़िंदगी पर किया, उनमें अहमद फराज साहब का बहुत मेरे ऊपर मतलब असर है, और मैं उन्हें पढ़ता भी हूँ अहमद फराज साहब को। दूसरे राहत इंदौरी साहब को भी, क्योंकि मैं मुझे वो मानते भी थे, औलाद की तरह मानते थे मुझे। उनका अंदाज़, उनके पढ़ने का अंदाज़, उनकी शायरी, वो मैं बहुत मतलब मुझे पसंद भी है, उसे मैं मानता भी हूँ, और उनकी कोशिश करता हूँ कॉपी भी करने की। मतलब कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है मुझे आपका जो आपका स्टाइल है ना, वो कहीं ना कहीं उनसे मिलता भी है। नहीं, इंस्पायर तो आदमी किसी ना किसी से होता ही है, ऑफ कोर्स, किसी ना किसी से होता ही है। भाई नए लोग आए, पुराने गए, तो ये तो एक वो चलता रहता है। ये जो बड़े जैसे राहत साहब से पूछा, मैंने कहा आप किससे इंस्पायर हो, तो वो लखनऊ के एक शायर थे कृष्ण बिहारी नूर, वो उनसे बहुत इंस्पायर थे जी। तो वो गए जी। बड़ा उनका भी, जब आप सुनेंगी, उनका बड़ा खूबसूरत अंदाज था उनका पढ़ने का। वो तहत में पढ़ते थे कृष्ण बिहारी नूर साहब। उनका एक शेर है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। हाँ, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो राहत साहब उनसे बहुत इंस्पायर थे जी। तो आदमी, ये तो एक चैन है, एक आदमी होता है। तो मैं राहत साहब से बड़ा जी। अभी आप अपना कुछ लिखा सुनाइए, मैं पूरी गजल को सुनना चाहूंगी। हाँ, मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। मैंने एक ताज़ा गजल कही है, वो सुनाता हूँ जी। उससे पहले दो शेर और सुना दूं कि अदब कहते हैं जिसको, वो अदाकारी ना हो जाए। अच्छा, बिल्कुल। अदब कहते हैं जिसको, वो अदाकारी ना हो जाए। मुझे डर है मेरा लहजा भी दरबारी ना हो जाए। ओहो। मुझे डर है मेरा लहजा भी दरबारी ना हो जाए। बहुत अच्छे। हवस बढ़ती ही जाती है तेरी दौलत कमाने की, कहीं तुझको भी डिप्रेशन की बीमारी ना हो जाए। बहुत अच्छे। कहीं तुझको भी डिप्रेशन की बीमारी ना हो जाए। और एक गजल के कुछ शेर अभी ताज़ा हैं, ये मैं सुना। मैंने कहा है कि ये बिल्कुल मैंने अभी किसी मुशायरे में भी नहीं ये गजल पढ़ी अब तक।
और आपके इससे ही मैं इसे गज़ल को शुरू कर रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग थे जो आईना सबको दिखाते थे। जी। यहाँ कुछ लोग थे जो आईना सबको दिखाते थे। हमेशा सच निकलता था हाँ। कलम जब भी उठाते थे। जी। हमेशा सच निकलता था। पात्र साहब की आपने बात की, हमेशा सच निकलता था कलम जब भी उठाते थे। महक फूलों की आती थी हमेशा उनके लहजे से। आहा। महक फूलों की आती थी हमेशा उनके लहजे से। हमारे शहर में कुछ लोग गुलदस्ते बनाते थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत हमारे अच्छा। शहर में कुछ लोग गुलदस्ते बनाते थे। गुलदस्ते बनाते थे। हमारे शहर में कुछ लोग गुलदस्ते बनाते थे। हमारे शहर में कुछ लोग गुलदस्ते ओहो। बनाते थे। वही किरदार पर उंगली उठाते हैं हमारे अब। वही किरदार पर उंगली उठाते हैं हमारे अब। कभी उंगली पकड़कर हम जिन्हें चलना सिखाते थे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत आला। कभी उंगली पकड़कर हम जिन्हें चलना सिखाते थे। जवानी में हमें सब लोग देवानंद कहते थे। अच्छा। जवानी में हमें सब लोग देवानंद कहते थे। किसी के हुस्न पर कॉलेज में हम गजलें सुनाते थे। जी। किसी के हुस्न पर कॉलेज में हम गजलें सुनाते थे। और नवाबों से हुकूमत इसलिए भी छिन गई शायद। नवाबों से हुकूमत इसलिए भी छिन गई शायद। अमा वो खुद नहीं लड़ते थे, बस मुर्गे लड़ाते थे। क्या बात है, मुकर्रर। नवाबों से हुकूमत इसलिए भी छिन गई शायद। अमा वो खुद नहीं लड़ते थे, बस मुर्गे लड़ाते थे। और एक शेर है कि अभी मैंने, ये भी ताजा गजल है मेरी, बस ये भी आखिरी में सुन। वो रिहा जब हुआ जमानत पर। आजकल पंजाब हरियाणा में किसी की सुनवाई नहीं होती और किसी को कहीं कहीं महीने का पैरोल मिल जाता है। अब शेर सुनिए आप। हाँ जी, आने दे। शायर इशारों में बात करता है कि वो रिहा जब हुआ जमानत पर। वो रिहा जब हुआ जमानत पर उंगलियां उड़ गई अदालत पर। क्या बात है। वो रिहा जब हुआ जमानत पर उंगलियां उड़ गई अदालत पर। मुझसे नफरत की बात मत करना, मेरा ईमान है मोहब्बत पर। आय हाय, क्या बात है। मुझसे नफरत की बात मत करना, मेरा ईमान है मोहब्बत पर। मेरा ईमान है मोहब्बत पर। कोई ताकत न रोक पाएगी, कोई ताकत न रोक पाएगी। भूख उतरेगी जब बगावत पर। अच्छा, क्या बात है। कोई ताकत न रोक पाएगी। मजेदार। भूख उतरेगी जब बगावत पर। देखकर उनके जिस्म नाजुक को, देखकर उनके जिस्म नाजुक को शेर कहने पड़े नजाकत पर। ये तंज है कि क्या है। शेर कहने पड़े नजाकत पर। तो ये है, यही खट्टी मीठी चीजें हैं जो हमारे आसपास होता है, जो माहौल में होता है जी। वो हम सब अपनी शायरी में अच्छा, खुद ब खुद आ जाता है। मैं अभी एक आउट ऑफ द लाइन आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको पंजाबी समझ आती है, पंजाबी बोल नहीं पाते हैं। हाँ, पंजाब में बड़े आला फनकार हुए हैं, आप किसी से मुतासिर हैं? नहीं, पंजाबी में भाई देखो, बुल्ले शाह को कौन भूल सकता है जी। बुल्ले शाह तो इतना बड़े मतलब वो है, वो तो इतना बड़ा शहतीर, इतना बड़ा पिलर है जी, इतना बड़ा क्लास है, तो फिर उनसे बड़ा कौन हो सकता है जी। और इसके अलावा आपको जब पंजाब में आने का और कभी पढ़ने का मौका मिलता है? सुरजीत पादरी जी जो थे जी, उनके साथ में कई प्रोग्रामों में शामिल हुआ जी। एक प्रोग्राम हुआ था, उसका संचालन मैंने किया था, वो नकोदर में हुआ था प्रोग्राम। अच्छा। जो जोश मलसियानी की के बर्थडे के मौके पर हमको किया था वहाँ स्कूल में, तो उस प्रोग्राम में वो और हम साथ थे। फिर इसके बाद 2 बार अम्बाला में हमारा साथ रहा, तो मुझे वो बड़े पसंद थे। तो पंजाब का अवाम आपको कैसा लगता है? क्योंकि पंजाब देखो में जी, शेर सुनने की बात बताऊं, क्योंकि जब पंजाब में आप शायरी पढ़ते हैं ना, वहाँ का अवाम कुछ ऐसा है कि वो सुनकर के पूरा मजा अंदर से लेते हैं, वो वैसे दाद नहीं देते हैं, जिससे शायर जो है वो कभी कभी डिप्रेस फील करता है। आपके साथ कुछ ऐसा है, आपने ऐसा फील किया? देखो, मैं वो खुशनसीब शायर हूँ जी। मैं पंजाब में जहाँ जहाँ गया जी जी, अभी मैं पठानकोट एक मुशायरे में गया था, और मतलब महीने 2 महीने में तो एक प्रोग्राम मेरा रहता ही है जी। कोई जगह ऐसी नहीं है पंजाब में जहाँ मैं नहीं जाता हूँ, ज़्यादातर जगह मेरा जाना होता है। लेकिन पंजाब के लोग शेर को जिस अच्छी तरीके से सुनते हैं और जो शायरी का इंतखाब हमें वहाँ करना पड़ता है, वो हिंदुस्तान में और किसी जगह नहीं होता। अच्छा। वो ज़मीन ही शायरी की ज़मीन है, वो मिट्टी अध्यात्म की मिट्टी है पंजाब। अच्छा, चूँकि मैं खुद भाई हरियाणा एक ज़माने में पंजाब का हिस्सा रहा, हिमाचल हरियाणा तो अभी आज़ादी के बाद अलग हुआ, और सहारनपुर चूंकि उसके तट पर है, यमुना से इस तरफ हरियाणा, इस तरफ वो मेरे घर से 20 किलोमीटर बाद जो है वो यमुना जी बहती हैं। तो वही हमारी ज़बान में भी आप देख रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो वो हरियाणवी जो टच है, वो हालांकि हमारे यहाँ के शायर दोस्त, उनका एक शेर है
कि ना हिंदी है ज़बां मेरी, ना उर्दू है ज़बां मेरी, ज़बान मादरी कुछ भी नहीं, गूंगी है माँ मेरी। तो क्या है कि हम तो सभी ज़बानें मतलब धीरे-धीरे वो करते हैं। एहतराम करते लेकिन हैं सभी लेकिन का। क्या है कि जो हरियाणवी टच है, वो हमारी ज़बान में खुद ब खुद मेरे लहजे में आता है। जी। तो और जो उर्दू शायरों का लहजा है, वो मेरा लहजा नहीं है। बस सब सुनते ही बता देते हैं कि उधर के हैं। तो लेकिन पंजाब नो डाउट, पंजाब जैसे सुनने वाले आपकी पंजाब दुनिया का में। कोई किस्सा बताएं अभी जाते-जाते। पंजाब में मेरे याद है वो जो नकोदर का आपने मैंने जिस मुशायरे का जी। ज़िक्र किया, जिसमें पात्र साहब थे, तो उस हमारे एक दोस्त है, उनका नाम नहीं बताऊंगा। वो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त थे, उर्दू बता उर्दू दें। शायर नहीं नहीं। तो वो पढ़ रहे थे, उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, वो ये पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि साहब, अच्छा वो उन्होंने तरन्नुम में शुरू किया तो वहां से दाद नहीं आई। तो उन्होंने कहा साहब आप मुझे दाद नहीं दे रहे, और अगर इस तरह से आप करेंगे, अगर ये उत्तर प्रदेश होता या महाराष्ट्र होता या मध्य प्रदेश होता तो कुर्सियां भी मुझे दाद देती हैं वहां। उनका एक जी। जुमला था। तो साहब वो एक पंजाबी के शायर हैं, जोधा साहब, जोगिंदर जोधा जी जो जी। हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आप खुश नसीब हैं कि आपको खामोशी से सुन रहे हैं, आप इसे अपनी खुशनसीबी मानिए। क्या कुर्सियां दादी देती है, ये कुर्सियां उठा के मारती। मारते हैं। तो यह है कि पंजाब तो पंजाब है, पंजाब का बदल पूरी दुनिया में नहीं है। जी। क्योंकि पंजाब में हीर रांझा जिस जमीन पर पैदा हुए हैं, पंजाब इश्क की जितनी दास्तानें हैं, उनके जो डांडे मिलते हैं, हाँ। वो सब पंजाब से मिलते हैं। तो पंजाब तो सही बात तो ये कि इश्क की जमीन है। और वहाँ तो पंजाब इश्क ही। का खाना, आबो हवा आपको कैसी लगी? भाई, पंजाब का जो खाना है उसमें तो आदमी मोटा ही हो सकता है और कुछ नहीं कह सकता। पंजाबी खाने में, खिलाने में उनका कोई सानी नहीं, जी। कोई सानी नहीं है। पंजाब अगर मैं हो सके, मतलब ये कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आप जहाँ रहता हूँ उसके बाद अगर आप सबसे अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, थोड़ा पंजाब। पंजाब में जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जी। बड़ा नफरत तो वहाँ नजर ही नहीं आती। आप देखिए पूरे मुल्क में कुछ भी चले, अच्छा पंजाबी अलग काम करता है बिल्कुल। हाँ। जैसे पूरा मुल्क बीजेपी के साथ जा रहा था तो वो आम आदमी के साथ चले गए, पूरा मुल्क कांग्रेस के साथ जा गया। ये भी आपने तंज किया है कि क्या किया? मतलब नहीं, बिल्कुल, मतलब आप ये देखिए, आप और फिर मतलब एक हमारे यहाँ गाली की उसमें करते हैं, आदत से मजबूर है। मतलब वो पड़ी लेना, पड़ी जी। लकड़ी लेना। मतलब पंजाबी इसमें अब आप एक बात देखिए, जब मुगलों को पूरी दुनिया सलाम कर रही थी, जी। मतलब मैं नो डाउट बड़े बड़े रजवाड़े, बड़े बड़े जो अपने आप को, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो उधर आप चले जाएं महाराष्ट्र के हों, जी। जो मतलब बड़े बड़े जी, अपने जी। आप को, मैं नाम लूंगा तो फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वो सब ने घुटने टेक दिए थे। उस वक्त भी सबसे पहले जो औरंगजेब के खिलाफ जो आवाज उठी वो पंजाब से उठी। जी। और पंजाब नतमस्तक नहीं हुआ। नहीं नहीं। उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों के खिलाफ भी सबसे पहली आवाज अगर कहीं से उठी, बिल्कुल। तो वो चाहे भगत सिंह जी के उसमें हो। और मैं सहारनपुर का एक और वाकया आपको बता दूं आखिर में, जब भगत सिंह को फांसी देने की बात आई तो उनके जो केस की सुनवाई कर रहे थे वो जस्टिस आगा हैदर साहब थे। जी। और उनका ताल्लुक सहारनपुर से था, और मेरा मकान और उनके मकान में सिर्फ 2 किलोमीटर का फर्क है। अच्छा। तो उन्हें कहा कि भाई हुकूमत ने कि भाई आप जस्टिस हैं, आपको भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी देनी है। फांसी देनी है? हाँ, फांसी देनी है, मतलब ये आपको फांसी लिखनी है। तो जस्टिस आगा हैदर ने कहा कि मैं इस्तीफा देना पसंद करूंगा, मैं भगत सिंह को फांसी नहीं दूंगा। क्या बात है। और वो अपना इस्तीफा देकर के चले आए। जी। ये तारीख का हिस्सा है इतिहास का। सहारनपुर आ गए। उसके बाद फिर वो एक दूसरे जज आए, सादी लाल, और सादी लाल ने वो फांसी लिखी। जस्टिस आगा हैदर ने इस्तीफा दिया, उनकी जगह वो आए और उन्होंने फांसी लिखी। आज उनकी जो कोठी है जस्टिस आगा हैदर की सहारनपुर में, वो वीरान पड़ी है। जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, भाई आप जस्टिस हैं और उससे आप इस्तीफा देकर के आगे एक केस के ऊपर हुकूमत के खिलाफ, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। और जिस सादी लाल ने भगत सिंह को फांसी दी, उनके औलादों को तमाम तोहफे पहले अंग्रेजों ने भी दिए, बाद में फिर भारत सरकार से मिलते रहे और उन्हें सर का खिताब मिल गया, सर सादी लाल। आज हमारे यहाँ कई मील, कई शराब की फैक्ट्री उनकी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
पंजाब ने, ये बीच में वाकया आ गया था, पंजाब ने हमेशा इनकलाब, अब उसके बाद आप बाद में आइए, जब भी अभी भी आप ये देखिए पूरे देश में अभी किसान आंदोलन हुआ, किसने खड़ा किया? पंजाब पहला आंदोलन है जो मोदी सरकार ने, जिसके बाद कोई बिल वापस लिया हो, नहीं तो उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया। चाहे वो 370 हटाई हो, चाहे और काम किए हो, कुछ भी लेकिन कर दिया। लेकिन पंजाबियों को आगे नतमस्तक हुई सरकार और वो बिल वापस लिया। मतलब पंजाब जो है, पंजाब के अंदर एक इनकलाब की ये हमेशा अपने बादशाह के आगे झुकते हैं, किसी बादशाह के आगे कभी नहीं झुके हैं। नहीं, और यही इसीलिए मैं उस मिट्टी को सलाम करता हूँ, वहाँ के लोगों को सलाम करता हूँ पंजाब के, कि पंजाबी हमेशा सच के साथ चलता है जी। कोई देखता है कि और वो दुनिया को रास्ता दिखाता है, चाहे वो लंगर के रूप में हो, आप कहीं भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले वहाँ लंगर लेकर के पंजाबी बिल्कुल। और यह है कि आप दुनिया भी फिर उन्हें उसी हिसाब से सलाम करती है, और हम लोग भी अकीदत रखते हैं, तो ये पंजाब को सलाम। आज की जो गुफ्तगू है वो इतने फ्लो में चली है, घंटा कब बीत गया मुझे पता नहीं चला। आप उधर आएंगे तो हम बात दोबारा भी करेंगे। और मैं चाह रही हूँ कि आप जाते जाते कुछ सहारनपुर के ऊपर जो आपने कुछ लिखा है, कुछ बढ़िया लिखा होगा, यकीनन लिखा होगा, तो सुनाइए कुछ जाते जाते। नहीं, सहारनपुर के ऊपर पर्टिकुलर मैंने अभी मेरा उतना काम नहीं है, उतना मैं नहीं लिख पाया, लेकिन जो सहारनपुर के जो किस्से हैं, जो वहाँ की चीजें हैं, वो मैं एक दो आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे मैंने वहाँ के अध्यात्म के बारे में बताया कि वहाँ तमाम मजहब के लोग रहते हैं, वहाँ ये सब चीजें हैं, बाबा लाल दास हैं, कमाल साहब हैं। असल में सहारनपुर में सबसे पहले एक फकीर आए थे, हजरत शाह हारून चिश्ती। ये जो शाह हारून चिश्ती थे, इन्होंने सहारनपुर बसाया था, उसका पहला नाम था शाह हारूनपुर। अभी भी जब आप सहारनपुर जेल में जाएंगी और वहाँ एक जगह खान आलमपुरा है, वहाँ पत्थर बाकायदा शाह हारूनपुर का लगा हुआ है। बाद में ये कसरत इस्तेमाल से फिर ये शाह हारूनपुर से सहारनपुर बना, तो ये इसकी वो है। और सहारनपुर ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया। सहारनपुर की एक खुसूसी बात ये है, ईमानदारी बताऊँ, बड़े मेहमान नवाज वहाँ लोग रहते हैं। और जंग आज़ादी की लड़ाई में भी जब भगत सिंह को ने ये कांड कर दिया और ये हो गया, भगत सिंह की जो बाकी फैमिली है, वो उनके चाचा और वो बाकी और लोग हमारे यहाँ अभी भी रहते हैं, उनका मकान हमारे यहाँ है, तो वो सहारनपुर आए थे जी उससे बचने के लिए। तो सहारनपुर ने, मतलब भगत सिंह को अगर शरण किसी ने दी थी उस जमाने में तो सहारनपुर ने दी थी। ये भी एक पंजाब के साथ हमारा बहुत खूबसूरत रिश्ता। पर मैं चाह रही हूँ कि जाते जाते आप कोई गजल सुनाए ना। कहते हैं कि आगाज अगर उम्दा हो तो अंजाम क्यों खुदा जाने, तो जो हमने आगाज किया था, आखिर में गजल सुना। हाँ प्लीज यही गजल सुना देता हूँ जो मेरी साइनिंग गजल है कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, अच्छा जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। क्या बात है, क्या बात। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। क्या बात। जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम हम वाइंड अप करते हैं। अगली मरतबा फिर मिलेंगे, बहुत ढेर सारी शायरी आपसे सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।